मनोवैज्ञानिक क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने अधिगम के जो संज्ञानवादी सिद्धांत है वो स्टार्ट कर रखे थे, है ना। तो उसमें पहला हो गया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा मैंने कराया था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और तीसरा कराया था अल्बर्ट बांद्रा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आज हम ये चौथा सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रसंभाव्य प्रकार्यवाद का सिद्धांत, जो किसने प्रतिपादन किया था? ब्रंसविक ने किया था। देखो, जनरली किसी किताब में सिद्धांत नहीं मिलेगा आपको मार्केट से, जो भी किताब लाते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है ना। तो देखो, इसमें प्रतिपादक कौन है? ब्रंसविक है। अब देखो, ये कहाँ के, ये आपको याद रखना है। तो ब्रंसविक कहाँ के हैं? एक तो ये बात याद रखनी है आपको, कहाँ के? ये हंगरी के मनोवैज्ञानिक है। एक तो ये बात रखनी है। फिर बात आती है कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक है, तो ये याद रखना है, इनको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ये है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये किन से प्रभावित है? तो देखो, एडवर्ड सी टोलमैन, जिन्होंने उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत दिया, उनसे ये प्रभावित थे। तो एडवर्ड सी टोलमैन से प्रभावित थे, टोलमैन से प्रभावित थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, इनका कार्य क्षेत्र क्या है? इन्होंने 3-4 ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए जाने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। कार्य क्षेत्र क्या है? तो देखो, इनका कार्य क्षेत्र क्या है? कार्य क्षेत्र, ठीक है ना। ये 5 बिंदु आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है कि इन्होंने क्या किया था? प्रतिनिधिक डिजाइन का निर्माण किया, या शोध आधारित मनोवैज्ञानिक तंत्र पर जोर डाला। तो पहला देखो, शोध आधारित मनोवैज्ञानिक तंत्र पर जोर डाला। क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है, मनोवैज्ञानिक तंत्र पर बल, नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2, किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने एक देखो डिजाइन का निर्माण किया, उसको बोलते हैं प्रतिनिधिक डिजाइन का निर्माण, प्रतिनिधिक डिजाइन का निर्माण किया, प्रतिनिधिक डिजाइन का निर्माण किया, ठीक है ना। नंबर 3 पर आते हैं कि इन्होंने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया? प्रसंभाव्य प्रकार्यवाद, प्रसंभाव्य प्रकार्यवाद अधिगम का सिद्धांत, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। नंबर 4 पर याद रखना है, इन्होंने देखो किसको महत्वपूर्ण माना है? इन्होंने एक चीज का अध्ययन किया है, आकार स्थिरता और वस्तु स्थिरता का अध्ययन किया है। आकार स्थिरता या वस्तु स्थिरता का अध्ययन, वस्तु स्थिरता का अध्ययन किया, ये याद रखना है, ठीक है। फिर एक नंबर 5 पर याद रखनी है आपको, टी आकार्य भूलभुलैया परीक्षण का निर्माण किया। टी आकार्य भूलभुलैया परीक्षण का निर्माण किया, भूलभुलैया परीक्षण का निर्माण किया, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। फिर देखो, नंबर 6 पर याद रखना आपको, एक इन्होंने जो इनका अधिगम सिद्धांत है उसको बोलते हैं प्रसंभाव्य मिलान, है ना। तो उसका भी प्रतिपादन किया, 6 पर याद रखना है, प्रसंभाव्य मिलान या प्रसंभाव्य सीखना कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, प्रसंभाव्य सीखना, ठीक है। और शोध आधारित मनोवैज्ञानिक तंत्र पर जोर, प्रतिनिधिक डिजाइन पर बल दिया, प्रसंभाव्य प्रकार्यवाद अधिगम सिद्धांत, क्रियाकार भूलभुलैया का अध्ययन किया। और नंबर 7 पर आपको लिखना है आंशिक या आंतरिक पुनर्बनन समस्या का अध्ययन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंशिक या आंतरिक पुनर्बनन समस्या का अध्ययन किया, तो ये 7 बिंदु आपको इसमें याद रखने,
इन 7 बिंदुओं से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन 7 बिंदुओं से आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो ये है, शोध आधारित मनोवैज्ञानिक तंत्र पर बल डाला था, एक प्रतिनिधि डिजाइन, और एक ये प्रसंभाव्य प्रकार्यवाद, और एक ये देखो टी आकारी बुलबुला परीक्षण का निर्माण किया। अब देखो टी आकारी बुलबुला परीक्षण का निर्माण में 2 आते हैं। टी आकारी बुलबुला परीक्षण का निर्माण एडवर्ड टोलमैन ने भी किया और इन्होंने भी टी आकारी बुलबुला परीक्षण का निर्माण किया। तो ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रसंभाव्य प्रकार्यवाद सिद्धांत में टी आकारी बुलबुला परीक्षण का निर्माण किसने किया, तब तो आपको भ्रम सूचना करना है। लेकिन आ जाए उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, या जिसको बोलते हैं लेटेंट थ्योरी, गुप्त चिन्ह प्रतीक, इतने नाम है, उस पर परीक्षण किसने किया, तब आपको करना है एडवर्ड सी टोलमैन। अब देखो ये क्या होता है, शोध आधारित मनोवैज्ञानिक तंत्र क्या होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला आपको ध्यान में रखना है, शोध आधारित मनोवैज्ञानिक तंत्र क्या होता है। शोध आधारित मनोवैज्ञानिक तंत्र क्या होता है, देखो पहला ये शोध आधारित मनोवैज्ञानिक तंत्र यानी इसको क्या, इसमें कौन से कारक आएंगे, है ना। तो इसमें एक ही लाइन याद रखनी है आपको कि इन्होंने एक इस प्रकार का तंत्र तैयार किया जिसमें व्यक्ति वातावरण के साथ अंतःक्रिया किस प्रकार से करता है। तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है, इसमें क्या याद रखना है आपको, वातावरणीय कारकों का अध्ययन किया, ये याद रखना आपको, अध्ययन किया, ठीक है ना। फिर नंबर 2 पर बात आती है कि प्रतिनिधिक डिजाइन, यह क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रतिनिधिक डिजाइन क्या होती है, प्रतिनिधिक डिजाइन। अब देखो इसमें क्या याद रखना आपको, इसमें इतना याद रखना है कि व्यक्ति जब वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है ना, तो वह कौन कौन से कारक होते हैं जिसके साथ वह अंतःक्रिया करते हैं, उन कारकों का अध्ययन करके एक मैप तैयार किया, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधिक डिजाइन, है ना। तो व्यक्ति, इसमें इतना याद रखना है, व्यक्ति वातावरण में जिन कारकों के साथ अंतःक्रिया करता है उनका अध्ययन करना, बस इतना याद रखना है आप, ठीक है। फिर नंबर 3 पर याद रखना आपको, 3 नंबर पर याद रखना आपको, प्रसंभाव्य मिलान किसे कहते हैं, प्रसंभाव्य मिलान या अधिगम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो आपको इसमें इतना याद रखना है कि जब हम कोई लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें कितना तो समय लगता है और कितनी वो लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी मात्रा रहती है ना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने में समय व उपलब्धि की मात्रा ये क्या कहलाती है, प्रसंभाव्य मिलान कहलाती है, ये याद रखना है, ठीक है ना। फिर नंबर 4 पर आ जाओ आप। एक मैंने शब्द बोला था वस्तु स्थिरता या आकार स्थिरता, वस्तु स्थिरता ऑब्लिक आकार स्थिरता, ये क्या होती है, आकार स्थिरता, ठीक है ना। तो इसमें इतना याद रखना आपको कि हम कोई भी संवेदना के माध्यम से कोई भी हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो उसके जो गुण होते हैं ना, वास्तविक गुण, उन दोनों के बीच में हम क्या कर लेते हैं, संतुलन स्थापित कर लेते हैं, है ना। तो इसमें देखो, इसमें यही बात याद रखनी है, वस्तु के वास्तविक गुण एवं संवेदी अंगों के बीच प्रत्यक्षात्मक संतुलन स्थापित कर लेना, प्रत्यक्षात्मक का मतलब होता है कि भाई हम आपके द्वारा जो भी कोई वस्तु देखते हैं ना, ये होते हैं संतुलन स्थापित करना, ठीक है ना। ये याद रखना आपको इसमें, ठीक है। अब देखो इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि आकार बुलबुले परीक्षण का निर्माण इन्होंने किस प्रकार से। 5 नंबर पर आता है हमारा जो इस सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आएगा 5 नंबर पर। देखो क्या आएगा 5 नंबर पर आएगा, टी आकारीय बुलबुले परीक्षण का निर्माण, टी आकारीय बुलबुलिया परीक्षण का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
परीक्षण का निर्माण, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब देखो टी आकार बुलबुला परीक्षण मैंने पहले बताया कि भाई एक एडवर्सी टोलमैन ने भी किया, लेकिन उसने भी चूहे पर प्रयोग किया था और इसने भी चूहे पर प्रयोग किया, आपको याद रखना है ना। तो देखो इसने प्रयोग किस पर किया था, प्रयोग चूहे पर किया था, चूहे पर, ठीक है ना। अब देखो प्रयोग क्या था वो आपको देख लेना है। ये प्रयोग देखना इंपॉर्टेंट है। ये होगा टी आकार बुलबुला परीक्षण, ठीक है ना। अब देखो इसने बर्नस्विक ने क्या किया, एक तरफ तो यहाँ रख दिया उद्दीपक, क्या रख दिया, उद्दीपक, है ना। उद्दीपक वह चीज होती है जिससे प्राणी कोई क्रिया करता है ना। एक तरफ तो इधर उद्दीपक रख दिया और दूसरी तरफ इधर में क्या रख दिया था, उद्दीपक रखा था, क्या रखा था, उद्दीपक, ठीक है ना। अब दो उद्दीपक है। अब यहाँ से देखिए एक चूहे को अंदर प्रवेश करवाया, यहाँ से, यहाँ से एक चूहे को प्रवेश करवाया था। ये चूहा है, मान लीजिए, आप चित्र तो मेरे से देखो वैसे बनेता नहीं, लेकिन ये क्या था, यहाँ चूहा था, ठीक है ना। यहाँ से ही इस चूहे को अंदर में प्रवेश कराया टी आकार बुलबुला परीक्षण में। और चूहा क्या था, भूखा, क्योंकि कोई भी क्रिया ना भूखा आदमी कर सके, है ना, भरपेट कोई क्रिया कौन कर सके, ये चूहा भूखा था, तो इसे किसकी जरूरत थी, उद्दीपक की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी। तो ये क्या करेगा, चूहा इसको प्राप्त करने के लिए क्रिया करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, पहले देखो इधर से जाएगा, ये इस साइड से जाएगा, चूहा इस साइड से जाएगा और इस भोजन को यहाँ से ऐसे जाते हुए जाते क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा, है ना। तो इसको क्या मिला, उद्दीपक मिल गया, ये अपने भोजन ग्रहण करके संतुष्ट प्राप्त करके वापस इधर आ जाएगा। अब देखो बर्नस्विक ने क्या किया था, जो यहाँ उद्दीपक था ना, यहाँ तो दिया नहीं और उस उद्दीपक को क्या कर दिया था, यहाँ रख दिया था, है ना। यहाँ उद्दीपक के रूप में उसने कुछ नहीं रखा था। अब देखो ये क्या करेगा, चूहा वापस आएगा तो यहीं जाएगा, यहीं जाएगा, लेकिन इसे क्या नहीं मिला, उद्दीपक नहीं मिला, पुनर्बलन नहीं मिला इसको, जो चीज वस्तु चाहिए थी। अब देखिए ये चूहा क्या करेगा, जिस प्रकार से इसने ये उद्दीपक प्राप्त किया ना, ये वापस आ गया, यहाँ से वापस आएगा और वापस आकर इधर से जाएगा, इधर से आएगा और जिस प्रकार से इधर गया था ना उसी प्रकार से इधर आएगा और आकर जो इंटरचेंज किया था उद्दीपक उसको प्राप्त कर लेगा। अब देखो इसीलिए मैंने कहा ना प्रसंभव मिलान कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने यहाँ से लेकर जो अनुक्रिया प्रारंभ की और यहाँ तक इसने कितना तो समय लिया, है ना, यहाँ तक कितना समय लिया और यहाँ से इस भोजन प्राप्त करने की मात्रा कितनी थी उसकी, ना। इन दोनों में इन्होंने क्या किया था, समय सेम लिया था, लेकिन जो जितना समय और मात्रा इधर थी ना वही समय और मात्रा इधर लगी थी उसको, और जो है भोजन वापस ग्रहण करके वापस यहाँ आकर बैठ गया। यही क्या है, टी आकार बुलबुला परीक्षण है। तो ये याद रखना आपको, टी आकार बुलबुला परीक्षण का निर्माण किसने किया था, ब्रंसविक ने किया था। और उद्दीपकों को इसने क्या किया था, चेंज कर दिया था, एक साइड उद्दीपक रखा था, दूसरी साइड भी उद्दीपक था, लेकिन जैसे ये चूहा उद्दीपक प्राप्त कर लेता है तो ब्रंसविक ने यहाँ पर जो उद्दीपक था इसको यहाँ नहीं रखता है और इसको यहाँ रख लेता है, और चूहा जाता है पहले तो यहाँ जाएगा लेकिन इसे भोजन नहीं प्राप्त होगा, लेकिन वापस इधर से आकर और वापस इस जगह पर जो भोजन है उसको यह प्राप्त कर लेता है ना। तो ये हो गया प्रसंभावी मिलान किसे कहते हैं। छठवां पॉइंट मैंने लिखाया था प्रसंभावी मिलान, प्रसंभावी मिलान, प्रसंभावी मिलान। इसमें आपको इतना याद रखना है कि उद्दीपक को जो इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ से जिस प्रकार से प्राप्त किया उसी के अनुरूप इस साइड ये प्राप्त कर लेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रसंभावी मिलान, यानी कि एक छोर से उद्दीपक प्राप्त होने पर दूसरे छोर को ही या दूसरे छोर पर रखे उद्दीपक को प्राप्त कर लेना, है ना। और इसमें किसकी मात्रा देखी जाती है, कर लेना, और वह कब कर लेगा, समय प्लस मात्रा, है ना। ये दो चीजें याद रखनी है आपको, समय देखा जाएगा उसमें और उसको प्राप्त करने में उसकी मात्रा कितनी थी। तो 6 पॉइंट हो गए। लास्ट 7वां पॉइंट आएगा इसमें, आंशिक और आंतरिक तुलन फलन की समस्या का इसने अध्ययन किया है। तो 7वां लिखो,
आंशिक या आंतरिक पुनर्बलन समस्या का अध्ययन किया था। समस्या का अध्ययन किया, ठीक है ना। अब देखो ये समस्या क्या थी, है ना। ये समस्या ये एक ही लाइन बोलते हैं कि आंशिक या आंतरिक पुनर्बलन, है ना, इस समस्या का इन्होंने अध्ययन किया। तो इसमें एक लाइन बोलते हैं कि जो भी हम पुनर्बलन दे रहे हैं ना, वो वास्तविक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक लाइन आपको अगर याद करनी तो याद रख लेना आप कि जो भी पुनर्बलन दिया जाता है वह वास्तविक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये लोग वर्णन, है ना। इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो भी हम, मान लीजिए कोई बालक ने क्रिया की और क्रिया करके हम उसने कार्य, मान लीजिए ऐसा किया, 1000 रुपये का मान लीजिए उसने कार्य किया, हमें 1000 रुपये उसको पुनर्बलन में देने चाहिए थे, लेकिन हम उसको दे रहे कितने, 500 दे रहे, क्योंकि उसने कार्य तो कितने का, 1000 रुपये का किया पुनर्बलन के रूप में, लेकिन हम उसको दे रहे 500 रुपये। तो वो वास्तविक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसको इसने क्या कहा है, आंशिक या आंतरिक पुनर्बलन का है। तो धन्यवाद। देखो ये सिद्धांत अच्छा है, आपको ध्यान से देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। जनरली आपको मार्केट की किसी गाइड में ये सिद्धांत मिलेगा नहीं, है ना। और इससे अगला हम सिद्धांत पढ़ेंगे एडवर्ड सी टोलमैन उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत। धन्यवाद।